नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तमाम गतिरोधों के बीच महागठबंधन जो है वो आज ऐलान करने जा रहा है कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे। काफ़ी दिनों से जो चीज़ था वो बरकरार था, खास करके कांग्रेस और आरजेडी की बात करें, जो कांग्रेस थी वो अपने मनमाफिक सीटें मांग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो तालमेल है वो इन पार्टियों के अंदर हो चुका है। मुकेश सहनी के साथ भी जो डील है वो फाइनल हो चुकी है, बस जो औपचारिक ऐलान है वो होनी बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की जो खबर है वो निकल करके सामने आ रही है। वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी दिनों से जो जद्दोजहद थी वो चल रही थी। इस बीच महागठबंधन के बीच कुशवाहा आउट हो गए, मांझी आउट हो गए, कांग्रेस को लेकर भी जो जीत थी वो बरकरार थी, लेकिन अब जो चीज़ें वो समिटती हुई इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो सकता है? देखिए राहुल, लंबे समय से इंतजार था। हालांकि एनडीए के जो सीट बंटवारे को लेकर अब तक बात नहीं बनी है। इंतजार महागठबंधन में इस बात को लेकर हो रहा था कि नीतीश कुमार और भाजपा और के बीच जो सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे होंगे। लगातार तमाम जो तैयारी थी, इस बीच कांग्रेस और माले के बीच जो है वो पेच फंस गया। लगातार आरजेडी की तरफ से कोशिश की जाती रही कि जो भी महागठबंधन के अंदर जो कुछ सीटों का जो पेच फंसा हुआ उसे निकाल लिया जाए। देर रात तक, लगातार तकरीबन 11:30 बजे रात तक तेजस्वी यादव के आवास पे मंथन चलते रहा। कभी कांग्रेस के नेताओं के बयान को देखा जा रहा, कांग्रेस के जो आला कमान थे उनसे बातचीत होती रही। कल जाके कांग्रेस के साथ जो सहमति है वो लगभग तय हो गया। पहले फेज की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आज महागठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2020 के चुनाव को लेकर हो रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक जब से घोषणा हुआ तब से अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई एक साथ सभी नेता एक मंच पर नहीं बैठे थे। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। वो बड़ा अलग बात है कि महागठबंधन के अंदर दावे जरूर किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जिस तरीके से एक पटना के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, वक्त जो भी अमूमन 4 बजे का निर्धारित किया गया, उसमें इस बातों को स्पष्ट किया जाएगा कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को पहले फेज में कितनी सीटें दी गई है, वामदल को कितनी सीटें दी गई है। देखिए, वामदल के अंदर सीपीआई और सीपीआईएम दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको कि कम सीटें मिली है, लेकिन माले लगातार दबाव दे रहा था और उसकी दबाव की जो सियासत थी वो काम भी कर गई। माले ने अपने 30 विधानसभा सीटों पर जो लड़ने की घोषणा कर दी थी, उन्होंने माले के घोषणा के बाद से आरजेडी और महागठबंधन के अंदर जो सीट बंटवारे की जो पेच थी और बढ़ गई थी। लगातार बातचीत हो रहा था। इस बीच माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य सहित राज्य सचिव राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां तेजस्वी यादव से देर रात तक बातचीत हुई, मंथन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सीटों के आपसी जो तालमेल पे सहमति बन पाई और माले को इस गठबंधन में वामदल में सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि किन किन सीटों पर कौन जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी वो अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें तय होगा। हालांकि लगातार देर रात तक जो बैठकों का दौर है वो जारी है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता इसे तेजस्वी आवास से राबड़ी देवी के आवास से पहुंचते हैं, वहाँ तेजस्वी यादव लगातार बैठक करते हैं। कांग्रेस के आला कमान से बातचीत हुई है। बिहार के जो प्रभारी नेता हैं वो दिल्ली गए थे, वो लौट के आए थे, उनकी बातचीत नहीं बन पाई थी सहमति। हालांकि उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर सवाल उठाया था, उनके ऊपर सवाल उठाते हुए कहा था कि गुमराह किए जा रहे हैं। उसके बाद आरजेडी ने पलटवार। अच्छा, कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब जो चीज़ें आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है तो सीटें जो हैं वो आरजेडी के खाते में तो कम जाएगी अगर कांग्रेस को उतनी सीटें मिल जाती, तो इसका आरजेडी को भी नुकसान होगा। तेजस्वी यादव के मन में थोड़ा सा ये रह जाएगा कि हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ और हम दब गए या फिर उतनी सीटें हमें देनी पड़ी। राहुल, देखिए, अगर आरजेडी अपनी सीटें नहीं छोड़ रही है, आरजेडी को जितनी सीटें पर लड़ने की उनकी पहले से जो प्लानिंग थी वो उसी पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो दबाव था या जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार दबाव देने की कोशिश कर रहे थे, उनमें उन्हें थोड़ी सी सफलता जरूर मिली है। 2-3 सीटों का इजाफा हुआ जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। पहले से आरजेडी जितनी सीटें दे रही थी उनमें से 2-3 सीटें और ऐड कर ली गई है, लेकिन वामदल की जो सीटें हैं वो बड़ी है। माले की सीटें खासतौर पर बड़ी है और वामदल के जो अन्य दो पार्टियां हैं उनकी जो सीटें वो सम्मानजनक की जो बात कर रहे थे, ऐसे में तय हो गया। लेकिन आज जो घोषणा होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन के अंदर, वो पहले फेज की जो सूचना आ रही है कि पहले फेज के उम्मीदवारों के लिए घोषणा होगी, क्योंकि वक्त नहीं बचा है। पहले फेज की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार महागठबंधन के अंदर नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सीटों के बंटवारे पर एक एक करके जो नामों की
घोषणा वो होती रही। तो इस बार भी वही फार्मूला लाया जा रहा है कि एक साथ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे नहीं जाएंगे, एक साथ सभी सीटों पे जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी नहीं होगी। पहले फेज की जो घोषणा है वो आज कर दी जाएगी और इसके बाद 2 से 4 दिनों के अंदर सभी फेजों पे, क्योंकि महागठबंधन के जो नेता हैं वो एनडीए के अंदर जो खींच मची हुई है उस पर उनकी पैनी निगाह है कि किस तरीके से और एनडीए को कमजोर किया जा सकता है। ऐसे में जो दूसरे दल के लोग हैं, अगर एनडीए के अंदर टूट होती है तो लोजपा अगर इधर आना चाहे तो स्पेस छोड़े रखने की जरूरत है, खाली जगह रखने की कोशिश दोनों तरफ की जा रही है राहुल। तो यानी एनडीए के अंदर भी और महागठबंधन के अंदर भी अगर किसी सीटों पे सहमति नहीं बनती है तो कोई दल एक साथ जाना चाहता है किसी दूसरे दल में, तो उसके लिए सीट एडजस्टमेंट के लिए भी वक्त और सीट रखने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। ऐसे में विलंब हो रहा था, लेकिन अब महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि ज़्यादा विलंब करना उनके लिए नुकसानदेह होगा। लिहाजा आज शाम 4 बजे के आसपास जो बड़ी खबर है कि 4 बजे महागठबंधन के अंदर सीटों की पहले फेज की उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। राहुल, चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया गणेश। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो नसरें हैं वो टिकी रहेगी कि पहले फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर के सीट की जो डीलिंग है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी अपडेट आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।